घाव जो भरते नहीं। सुबह का अलार्म बजते ही मेरी आंख खुल गई। मैं जो रात भर अलार्म बजने के डर से भर आंख सो भी ना पाई थी। जतिन जल्दी उठो। मैंने जतिन को आवाज दी। सुगंधा प्लीज पहले एक कप चाय पिला दो, तब उठ पाऊंगा। जतिन ने कहा तो मैं फटाफट किचन में भागी और जतिन को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, जतिन अब जल्दी से तैयार हो जाओ। स्टेशन पहुंचने में भी तुम्हें कम से कम आधा घंटा लगेगा। इतना कहकर मैंने मेन गेट खोला, बाहर से अखबार लेकर आई और मैं जुट गई। 15 मिनट में जतिन तैयार होकर आ गए। मैंने उन्हें गाड़ी की चाबी पकड़ाई और दरवाजा बंद करके अलमारी से अपने कपड़े निकाले और नहाने घुस गई। नहा कर आई तो बालों को जल्दी से ऊपर समेट कर क्लचर लगा लिया और किचन में नाश्ता बनाने के लिए भागी। एक तरफ कढ़ाई में घी डालकर सूजी भूनने रख दी और दूसरी तरफ कुकर में आलू उबलने रख दिए। पापा की पसंद को ध्यान में रखते हुए साबूदाना आलू के बड़े और सूजी का हलवा नाश्ते में बनाने का सोचा था। तभी डोरबेल बजी, यानी ये लोग आ चुके थे। मैंने गेट खोला और पापा के पांव छुए। सुगंधा पहले एक कप कड़क चाय पिलाओ, फिर मैं नहाऊंगा और आकर नाश्ता करूंगा। पापा जब तक नहा कर आए, मैंने नाश्ता तैयार करके मेज पर सजा दिया था। तब तक मुन्नी भी आ गई थी। मैंने उसे पहले और कमरों में सफाई के लिए बोला और फिर दिन का खाना बनाने में जुट गई। पापा आज आए थे तो जतिन ने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, लेकिन जतिन से किसी सहयोग की अपेक्षा कम से कम पापा के सामने तो नहीं कर सकती थी। इधर मैं सुबह से बेहाल काम में जुटी थी और उधर सोफे पर बैठकर दोनों पिता पुत्र बचपन और गांव गिराव के किस्से साझा करते हुए खूब हंस रहे थे। जतिन, एक काम तुमने बहुत अच्छा किया है कि खाना बनाने के लिए कोई नहीं रखा है, वरना तो आजकल शहर में ये एक नई बीमारी चल गई है और कोई चलन पहले शहर से शुरू होती है और फिर गांव की नई बहुएं भी वही नकल करने की जिद करने लगती हैं। पापा ने जतिन से कहा। जतिन ने ना हाँ में सिर हिलाया और ना में ही एक धीमी सी हम करके रह गए, जबकि मैं चाहती थी कि जतिन कम से कम मेरी प्रशंसा में ही 2 शब्द बोल दे या फिर खाना बनाने वालों के पक्ष में ही कोई उजला सा तर्क दे दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और पापा को और बल मिलता रहा। वे आगे बोले, आजकल की लड़कियां काम से बहुत जी चुराती हैं। तुम्हारी अम्मा जाने कौन से पहर आराम करती थी, मुंह अंधेरे ही सेवा टहल शुरू। सिलबट्टे पर मसाला पीसकर जब वो सब्जी छौंके तो द्वार के अगल बगल के 2-4 घर तक महक फैल जाए। तुम्हें याद है जतिन, जब हमारा तबादला कानपुर हो गया था तो हम तड़के सुबह निकलते थे और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हम बिना खाए घर से निकले हो। ऐसी ही तुम्हारी बुआ लोग रही, जो घर से लेकर खेती बाड़ी तक सब काम बड़ी सफाई से कर लिया करती थी। हम तो तुम्हारी अम्मा की वजह से हमेशा घर की जिम्मेदारियों से मुक्त रहे। बेटा, बड़े विजिट की औरत थी तुम्हारी माँ। पापा तब तक चुप नहीं हुए जब तक उनके फोन पर कोई कॉल नहीं आ गई। रसोई और कमरे की दूरी ज्यादा नहीं थी तो पापा की एक एक बात मेरे कानों तक पहुंच रही थी, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वे ये सब मुझे सुनाने के लिए ही कह रहे थे। जिन बातों का वे तारीफ समझकर बखान कर रहे थे, वे बातें मेरे दिल दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट मार रही थी। काश मैं
कह पाती कि पापा, अम्मा ने आपके लिए अपनी नींद, भूख, प्यास सब वार दी। इसके बदले में आपने उन्हें क्या दिया? अपने अंतिम दिनों में भी अम्मा को अपने सुख की छांव नसीब न हुई, क्योंकि आपको अपना हर काम अम्मा के ही हाथों से करवाने में सुख मिलता था, और ये बात आप बड़ी शान से सबके सामने बताते थे। फिर अम्मा को चाहे अपनी देह को धकेल धकेल कर आपके सभी काम क्यों न करने पड़े। आपको कहाँ कोई फर्क पड़ता है उनके जाने के बाद। फिर आप चाहे जितना मर्जी शोक कर ले, पर जीते जी तो अम्मा को आपका जरा सुख नसीब न हुआ। खैर, जब तक पापा रहे मैं एक पाँव पर नाचती रही। सुबह की चाय से लेकर रात को दूध देने के बीच के नाश्ते, लंच, डिनर सभी में वैरायटी का ध्यान रखने की कोशिश करती। भारतीय परिवारों में आधा जीवन तो खाने में या खाने के बारे में सोचते हुए ही बीत जाता है, पर पापा के मुंह से तारीफ का एक बोल नहीं निकलता। हमेशा यही जुमला दोहराते रहते कि आजकल की लड़कियां सब रीति रिवाज, परंपराएं भूलती जा रही हैं। आगे चलकर क्या होगा भगवान भली करे। उनके इस तरह के व्यवहार और रूखी बातों से मैं भीतर ही भीतर कुढ़ती रही। जैसे आदिवासियों की वो प्रथा कि जब किसी पेड़ को उन्हें काटना होता है तो उसके चारों ओर खड़े होकर वे लोग उस पेड़ को दिन रात कोसने लगते, और फिर वे पेड़ कुछ दिनों में अपने आप सूख जाता। लगभग यही मनोदशा मेरी भी होती जा रही थी। एक दिन मैंने शाम को पापा से कहा कि पापा, आज मेरी सहेली के बेटे का जन्मदिन है, मुझे शाम को जाना है। तो मैं पूरा वाक्य बोल पाती इससे पहले ही पापा बोल पड़े, तो आज रात में खाना हमें बनाना है। मैंने अपनी बात पूरी करते हुए उनसे कहा, पापा, मैं कह रही थी कि मैं रात का खाना बना चुकी हूँ, डाइनिंग टेबल पर खाना बना कर रख दूंगी, प्लेट, कटोरी, गिलास, पानी सब। अगर मुझे देर हो और आपको भूख लगे तो आप खाना निकाल कर खा लीजिएगा। मेरी बात सुनकर पापा और तुनक कर बोले कि हाँ हाँ, कुछ और काम हो तो वो भी बता दो, कर लूँगा। और एक व्यंग्यमयी हंसी में हंस दिए। उनकी हंसी में छिपा गुस्सा साफ साफ दिख गया मुझे, और मैं जितने अच्छे मन से तैयार हुई थी उतने ही बुरे मन के साथ सुरभि के घर चली गई। लौटकर आई तो जतिन भी घर आ चुके थे और खाना ज्यों का त्यों डाइनिंग टेबल पर रखा था और पापा अपने कमरे में लेटे थे। जतिन ने पापा को खाना खाने के लिए आवाज दी और पापा जब नहीं आए तो जतिन पापा की प्लेट लेकर उनके कमरे में ही चले गए और काफी मान मनाव के बाद पापा खाना खाने को तैयार हुए। सुगंधा, प्लीज आगे से थोड़ा ध्यान रखना, जतिन ने किचन में प्लेट रखते हुए कहा तो मैं बिना अपराध के अपराध बोध से भर गई। रात के 3 बजे से मेरे पेट में थोड़ा दर्द सा हुआ तो मेरा दिमाग जरा ठनक पर जतिन को नहीं उठाया। सुबह कहा कि जतिन, डॉक्टर के यहाँ चलना है। सुरभि ने एक लेडी डॉक्टर का नाम बताया है। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद अपनी मीठी बोली में जब कहा कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हैं, इतने दिनों से भरी हुई थी। मैं और डॉक्टर के इन बोलों को सुनकर भर आई थी। मेरी आंखें लग रहा था कि उनके कंधे लगकर जी भर कर रो लूं और कर लूं अपना मन हल्का। आगे डॉक्टर ने मुझे और जतिन को समझाते हुए कहा कि आपका वेट और
हीमोग्लोबिन दोनों कम है, इसीलिए आपको बहुत एहतियात रखना पड़ेगा, तभी बच्चा सरवाइव कर पाएगा। शुरुआत के 3-4 महीने आपको आराम करना होगा, कोई भारी चीज नहीं उठानी है, खूब सुख रहिए और दवा के साथ पौष्टिक चीजें खाइए। और अब अगले महीने दिखाने आइएगा। इतने दिनों के बाद मैं बहुत खुश थी, जतिन भी खुश थे। लौटते समय बहुत धीमे धीमे गाड़ी चला रहे थे और जब गड्ढा आता तो पूछते कि तुम ठीक तो हो। जतिन को अपनी परवाह करता देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इतने दिनों से जिस उदासी ने मुझे घेर रखा था उसकी धुंध छटने लगी थी। घर लौटकर जतिन ने पापा को ये खुशखबरी सुनाई और बताया कि पापा डॉक्टर ने थोड़े कॉम्प्लिकेशन बताए हैं, तो सुगंधा को अपना ध्यान रखना होगा। पापा तुरंत जतिन की बात काटते हुए बोले कि अरे ये सब आजकल के डॉक्टरों ने हवा बना दिया है। तुम्हारी माँ ने जिस दिन तुम शाम में पैदा हुए हो उस दिन तक पूरा काम किया था। आजकल के डॉक्टर चाहते हैं कि ऑपरेशन से बच्चा हो तो उनकी कमाई हो। सारे अस्पताल आजकल कमाई के फेर में लगे हुए हैं। उनकी बात सुनकर मेरा मन कसैला हो गया कि आज के दिन तो खुशी के दो बोल बोल देते। जाने ऐसी क्या बात थी कि पापा हम लोगों को देखकर चिढ़े चिढ़े से रहते थे। उन्हें लगता कि जतिन यहाँ शहर में रहकर घर से दूर हो गया है, मेरे कहने पर अनाप शनाप खर्चे करता है। उन्हें क्या बताते कि जो सामान उन्हें लग्जरी लग रहा है, दरअसल वो आज के समय की मांग है। एसी, कार, गीजर ये सब उनकी नजर में फिजूल खर्ची थी। जो बेटा उनसे पूछे बिना कोई निर्णय नहीं लेता था, वो बीवी के कहने में आकर दोनों हाथों से पैसा उड़ा रहा है, जबकि हम दोनों ही जानते थे कि बड़े शहर में रहने के लिए हमारी तनख्वाह को हम कैसे बजट बनाकर खर्च करते थे। हाँ, ये बात तो थी कि वो बजट हम दोनों की आपसी सहमति से बनता था, उसमें पापा की कोई भूमिका नहीं थी। और अब तो पापा को एक नया विषय मिल गया था, तो पापा दिन में एक बार जरूर दोहरा दिया करते थे कि जतिन की पहली औलाद लड़का हो जाए तो वंश चल जाए, आगे भगवान की मर्जी। और ये बात कहते हुए ऐसे सांस छोड़ते कि अगर लड़की हो गई तो जाने क्या कयामत आ जाएगी। पर मैं ईश्वर से यही मांगती थी कि हे ईश्वर, चाहे लड़का हो या लड़की, जो भी हो बस स्वस्थ हो। एक दिन मेरा जी बहुत भारी था तो जतिन ने कहा, सुगंधा कल सुबह तुम तैयार हो जाना तो मैं तुम्हें बुआ जी के यहाँ छोड़ दूंगा और ऑफिस से लौटते समय तुम्हें लेता आऊंगा। मैंने कहा एक बार पापा से पूछ लेते। अरे अब इसमें पापा क्या कहेंगे, तुम बुआ जी को फोन करके कह दो कि कल तुम वहाँ आ रही हो। जतिन बोले, आगरा जैसे शहर में एक ही तो ले देकर रिश्तेदार थी जो मेरी बुआ थी और मुझे बहुत मानती थी। बेलनगंज के पास ही बुआ रहती थी और वहीं से कुछ दूरी पर जतिन का ऑफिस था। जाते समय उन्होंने पापा को बताया तो पापा अपने कमरे में थे। मैं पापा का रिएक्शन देख नहीं पाई और जतिन को तो किसी के भाव पड़ना ही नहीं आता। मैंने भी जाने की खुशी में इस ओर ध्यान नहीं दिया कि पापा को मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा है, या शायद दिन भर की चाकरी करने वाली एक परिचारिका जो दिन भर पापा
खाना तैयार है, पापा चाय पी लीजिए की आवाज लगाती रहती थी। उसका जाना अच्छा नहीं लग रहा था। शाम होते होते हम लौट आए थे। आते ही मैंने गैस पर चाय चढ़ा दी और जतीन से कहा कि पापा को चाय दे दे। फिर बुआ ने रात के लिए जो खाना बना कर रखा था वो डोंगों में पलट कर रख दिया। जब कपड़े बदल कर आई तो देखा पापा अखबार पढ़ रहे हैं और चाय वैसी की वैसी रखी हुई है। मुझे लगा कि पापा ने ध्यान नहीं दिया। पापा चाय ठंडी हो रही है। मैंने कहा, ये कोई चाय पीने का समय है? पापा रुखाई से बोले। मुझे थोड़ी शंका हुई कि पापा शायद बुरा मान गए हैं मेरे जाने का। मैंने जतीन से कहा तो जतीन ने ये कहकर कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है, उनका मन नहीं होगा चाय पीने का। मेरी बात अनसुनी कर दी। जतीन पापा के पास जाकर बैठ गए और उनसे कुछ कुछ बात करने लगे, जिसका कि पापा केवल हूँ हाँ में जवाब देते रहे। अब 8 बज गए तो मैंने जतीन से कहा कि खाना लगा दूं। जतीन माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए बोले कि पापा आइए खाना खाते हैं। सुगंधा की बुआ ने आपकी पसंद के भरवा, करेले और मटर पनीर की सब्जी बनाकर भेजी है और साथ ही खीर भी है। मुझसे तो रुका नहीं जा रहा भाई, पर पापा ने कोई उत्तर नहीं दिया, न अपनी जगह से टस से मस हुए। उन्होंने जब 1-2 बार और कहा तो पापा ने कहा, आज मेरा पेट भारी सा है, कुछ खाने की इच्छा नहीं है। बहू अगर चाहे तो मूंग की दाल की पतली सी खिचड़ी बना दे। मैं जो बस सोने के लिए बेड पर जाने की राह देख रही थी, उनकी इस बात से खींच से भर उठी और मन हुआ कि चिल्लाकर कह दूं कि मैं अब कुछ नहीं बना पाऊंगी, लेकिन ये न हो सका और मैंने अपनी सारी थकान को परे करते हुए कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी। जतीन और पापा ने तो खाना खा लिया, पर मेरा जी ऐसा उचाट हुआ कि गले से एक निवाला तक नहीं उतरा। डॉक्टर कहाँ याद आया, पर अब मन दुखी हो जाए तो फिर किसी की नहीं सुनता और रसोई समेट कर माथे पर बाम लगाकर सो गई। सुबह फिर वही सिलसिला शुरू। दिन रात के तनाव से मेरा शरीर अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा था। लाख कोशिश करती पर चाहते हुए भी कुछ भी अनदेखा नहीं कर पा रही थी। ना तो मैं जतीन से कुछ कह सकती थी और ना पापा से। आखिर एक सुबह पापा ने जब जतीन से कहा कि मेरा रिजर्वेशन करवा देना, गांव में धान लगाना है, रोज फोन आ रहे हैं। पापा ने जैसे ही ये कहा, मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। शायद एक आदर्श बहू को ये शोभा नहीं देता होगा, लेकिन अब मुझे इस आदर्श बहू के ढकोसले से चिढ़ होने लगी थी। मैं जो इतने दिनों से 2 घड़ी चैन की सांस लेने को भी तरस गई थी, रात में सोते समय भी अगले दिन के काम का तनाव मन पर भारी रहता था। जो दिन औरतों के जीवन में तमाम लाड लड़वाने वाले होते हैं, उन दिनों को मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों के रूप में याद रखूंगी। पाँवों में हल्की हल्की सूजन रहती थी, अंदर के कमजोरी महसूस होती रहती थी, पर चाहकर भी मेरे हाथ में कुछ नहीं था। अगले हफ्ते का टिकट मिला और मैं अपने शरीर को थकेलती हुई समझती रहती कि बस कुछ दिनों की ही तो बात है और काम निपटाती रहती। इन दिनों ऐसे भी भूख कम लगती। रसोई में उठती तेल की गंध
मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, पर क्या करती। खाना खाया नहीं जाता, किसी तरह दवा खाने के लिए बस थोड़ा बहुत खा लेती। बाहर का खाना घर में आ नहीं सकता था, तो अब बस पापा के जाने की राह देखने के सिवा मेरे पास कोई चारा न था। मैंने सोच लिया था कि पापा के जाने के बाद 1 महीने के लिए मथुरा अपने मायके चली जाऊंगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। पापा को छोड़ने के लिए जतिन स्टेशन जा चुके थे। मैंने राहत की सांस ली और झट से जाके गाउन बदला और बिस्तर पर लेटते ही जाने कब गहरी नींद में सो गई कि जतिन ने डोरबेल बजाई, तो वो भी सुनाई नहीं दी। जब जतिन अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गए तो खटर पटर की आवाज से मेरी आंख खुली। उन्होंने ही बताया कि उन्होंने 2-3 बार घंटी बजाई, मोबाइल पर रिंग किया और फिर भी मैं नहीं उठी। तब वो अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आए हैं। जतिन, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ने के लिए दे दो, मैंने कहा। तब जतिन ने मेरा माथा छुआ और बोले कि सुगंधा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। इन्होंने डॉक्टर को फोन किया तो डॉक्टर ने दवा बताई और कहा कि आप इन्हें कल सुबह आकर दिखा दे। सुबह मुझे बहुत कमजोरी लग रही थी, हल्का हल्का पेट में दर्द भी हो रहा था। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और कुछ और चेकअप किए, फिर जतिन को अंदर बुलाया। बेटा, मैंने आपको समझाया था कि आप अंदर से कमजोर हैं, आपको आराम करना है और अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। आपकी लापरवाही की वजह से आपका मिस्ड अबॉर्शन हो गया है। अभी आपको एडमिट होना पड़ेगा और फिर आपका अबॉर्शन करना होगा। डॉक्टर अपनी बात कह रही थी और उनकी बात सुनते हुए मेरी आंखों से इतने दिनों का रुका हुआ आंसुओं का सैलाब भरभरा कर फूट पड़ा था। डॉक्टर को मेरी मनोस्थिति का अंदाजा था। उन्होंने बड़े प्यार और अपनेपन के साथ मुझे समझाया और फिर मेरी देह से मेरे अंश को निकालने के लिए सिस्टर को बुलाकर हिदायतें देने लगी। मुझे एडमिट कर लिया गया और सारी जरूरी औपचारिकताओं के बाद फिर डॉक्टर ने मेरा अबॉर्शन कर दिया। रात में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते समय उन्होंने दोबारा मेरा चेकअप किया और जतिन को बुलाकर दवा और मेरा ख्याल रखने को लेकर जरूरी बातें समझाई। मैं खाली लूटी पिटी सी घर चली आई। पापा को जब पता चला तो उन्होंने मुझे सांत्वना देने के लिए फोन किया। मैंने मना कर दिया कि मैं अभी बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। बिस्तर पर लेटे लेटे ही जतिन से बोली कि जतिन, अब तो तुम्हारे पापा खुश होंगे कि मैंने अपनी गोद सुनी कर दी, लेकिन तुम्हारे पापा की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। जतिन की आंखों में आंसू थे और वे मुझसे नजर नहीं मिला पा रहे थे, पर इससे क्या हासिल होगा। अब देह और मन के स्तर पर जो कष्ट मिला था उसकी भरपाई अब किसी भी तरह संभव न थी। मैंने उदास स्वर में जतिन से कहा कि जतिन, कुछ दिनों के लिए मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। शायद माँ के पास मेरी इस पीड़ा का कोई मलहम हो।